वेलकम बैक। एक वायरल स्टोरी है हमारे पास, वो कराची से है, हम आपको बताते हैं उसके बारे में। एक वीडियो भी है, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। टेक अ लुक। लाऊं मैं आपको तावीज तावीज नहीं पहना, लाल लिपस्टिक पहना, लाल लिपस्टिक ला के दे, लाल लिपस्टिक ला के दे, लाल लिपस्टिक ला के दे। खोल इसको, बाल खोल, बाल खोलने का बोला था मैंने तुझे, तूने मेरे बाल बांध दिए। खोल ये खोल, लाल लिपस्टिक ला के दे, लाल लिपस्टिक ला के दे। मैं वहाँ बैठ रही हूँ अपनी जगह पे, अगर नहीं लगाई लाल लिपस्टिक मैं तुझे तेरा बुरा हाल कर दूंगी। नहीं कुछ नहीं है, मैं अभी लगा देती हूँ। मैं अभी लगा देती हूँ आपको, रेड लिपस्टिक लगा देती हूँ। मैं लिपस्टिक अभी लगा रही हूँ आपको, अभी लेकर आ रही हूँ मैं। जिन्नात से वायरल होने वाली दुल्हन फातिमा। नहीं आ रही। लाल लिपस्टिक ला, लाल लिपस्टिक ला। तू नहीं देगी लाल लिपस्टिक, मुझे नहीं देगी, तुम लोग नहीं दो। ये है फातिमा जो जिन्नात के इस एक्ट से वायरल हुई है। मगर अब ये क्या कहानी है, ये एक वायरल होने का एक्ट है या रियल में कोई स्टोरी है, ये हम जानते हैं फातिमा से। उन्हीं की ज़ुबानी हमारे साथ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। हेलो फातिमा, आवाज आ रही है? यस फातिमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? अच्छा, मेरे कान में आवाज़ आ रही है बट बहुत हल्की है। अगर मुझे आवाज़ यहाँ पर देंगे सही से तो आई हैव अ क्लियर वॉइस। हेलो, आवाज आ रही है? यस 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 यस, परफेक्ट। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ सबा भी हैं, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट जो थी जिन्होंने आपको तैयार किया था। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या स्टोरी थी आपकी, कोई क्या शादी थी? लोग जो बात कर रहे हैं कि आप तैयार होने गई थी सबा के पास, दुल्हन बनने के लिए गई थी और एकदम से आपके ऊपर जो है जिन ने अटैक कर दिया और ये सब कुछ हुआ, क्या कहानी थी? असल में तो मैं जाती के लिए, तो जब आवाज़ आपकी आ रही है और जा रही है, कुछ नहीं आ रही आवाज़। पता नहीं समझता। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है और जा रही है। हेलो, अब आ रही है? जी। मैं सबा के पास, फिर आवाज़ क्योंकि चली मैं गई। आपकी आवाज़ ज़रा पीसीआर में चेक कीजिए, आवाज़ तो उनकी आ रही है फिर चली जाती है। अच्छा, जब तक हम सबा थे। जी सबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा, आप बताइए अपनी ज़ुबानी क्या स्टोरी थी? स्टोरी इस तरह की थी कि मेरा सैलून है, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं मॉडल्स को शूट पर बुलाती हूँ। आपको आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ हाँ हाँ, आप बोलिए फिर। जी, मैं मॉडल्स को शूट पर बुलाती हूँ और जैसे हम लोग हर दफ़ा कोई स्टोरी को रिक्रिएट करते हैं रियल स्टोरी पे बेस, यानी कि जो कुछ होता है सैलून्स में, अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं पैसे कम करवाने पे, या फिर हमारी बारी जल्दी आनी चाहिए थी, इन वाले क्लाइंट को आपने पहले ले लिया। इस तरह के जो रियली जो स्टोरीज़ होती हैं, हर दफ़ा हम न्यू कंटेंट सोचते हैं। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ, फातिमा हमारे पास शूट के लिए आई थी, वो एक प्रोफेशनल मॉडल है, तो वो शूट के लिए आई थी और हम लोग उस दिन भी कोई कंटेंट सोच रहे थे। और हर दफ़ा हमारी कोशिश ये होती है कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा कंटेंट हो जो लोग देखें और स्टोरी से कनेक्ट रहे, रिलेटेबल लगे उनको स्टोरी कि हाँ ऐसा भी होता है। तो हमने जो है सोच ही रहे थे और उस दौरान ज़ाहिर मेरे क्लाइंट्स भी आ ही रहे थे। तो मेरी एक क्लाइंट आई, वो मुझसे अपनी ब्राइडल के बारे में बात कर रही थी कि आप प्लीज़ हमारी ब्राइड को घर पर आके तैयार कर दें। मैं उनसे बात कर रही थी कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि मेरी ब्राइड के साथ ना इस तरह के कुछ मामलात हो गए जिन्नात के और इस तरह ना। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा तो वाक़या मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है आज से 3-4 साल पहले। तो मैंने उनको पूरा ये जो सारा आप लोगों ने देखा है ना, ये सारा रियल है। ये मैं उन क्लाइंट को बता रही थी कि ऐसे एक ब्राइड आई थी और रेड लिपस्टिक पर लड़ाई हुई थी और इस तरह हुआ था। बस फातिमा ने कहा सबा आपी, मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, बस यही आज का हमारा कंटेंट है। तो उस वक्त मुझे आई वॉज नॉट श्योर कि हम इतना अच्छा प्ले कर लेंगे, या मतलब फिर हम लोगों ने कहा चलो रिक्रिएट करते हैं इसको भी कि ये भी तो एक रिलेटेबल स्टोरी है, ऐसा भी होता है। तो हमने जब उसको रिक्रिएट किया, जब उसको एक्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया फातिमा ने, तो वो बस वो बढ़ता चला गया और वो बिल्कुल रियलिस्टिक एक्ट हो गया। और मैंने भी कैमरा स्क्रॉल ऐसे ही किया कि मैं नीचे कर रही हूँ, मैंने उनको पूरा फ्रेम में नहीं लिया कि ऐसा नहीं लगे कि शूट हो रहा है। मैं ऐसे ही लिया कि जैसे मैं कैमरा नीचे कर रही हूँ,
मैं चल रही हूँ, पीछे मेरा स्टाफ चीख रहा है, यानी ये जाहिर करना कि ये सब कुछ हर मतलब एक्टिंग ऐसे ही करना। आप कोई चीज़ अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसको कोशिश यही होती है ना कि एक्ट अच्छा हो, बिल्कुल रियलिस्टिक जाए। लेकिन हमारी हर वीडियो जो है 5 मिलियंस 4 मिलियंस इस तरह व्यूज़ ले लेती थी और हम उसमें ठीक थे, खुश थे। इतना नहीं पता था कि ये इस कदर वायरल हो जाएगी और रातों रात इतना इसको लोग जो है वायरल कर देंगे। मेरे अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे तो अच्छे व्यूज़ आए हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन मेरी जो वीडियो जिन लोगों ने यूज़ की है और फॉरवर्ड की है ना आगे आगे अपने अपने पेजेस पे, ठीक है, मैं समझी, उधर और भी वायरल हो गई। फातिमा से भी बात करते हैं। फातिमा, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला इस एक्ट का? ये तो नहीं है कि आपके रिश्ते आना बंद हो गए, कहीं अच्छी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो ये इस लड़की को ब्याह के नहीं लाना, इसके अंदर तो भूत है, तो भूतनी है, ऐसी तो कोई कहानी नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं तो अम्मी तो नहीं परेशान हो गई अब कौन ब्याएगा, घर बैठ जाएगी, लोग डर डर डर। शादी तो हो गई है? जी जी, मैं मैरिड हूँ। बस अब वो भुगतेगा। अच्छा, फिर क्या कहेंगी, कैसा रिस्पॉन्स रहा, आइडिया कैसा रहा? आइडिया तो बस जब हमें ये पता चला था कि हमें इसके ऊपर बनानी है तो हमने इतना रियल एक्ट किया कि अभी तक लोग तशवीश में कि ये रियल है या फेक है, और सब अपनी अपनी बातें बना रहे हैं। और नहीं तो आप शादीशुदा भी तो हैं, आपके सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स में लोगों को ये नहीं पता था कि आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी, और ये वाली वीडियो जो है ब्राइड की बन रही है, तो फिर ये कैसे फातिमा कैसे ये वीडियो बना सकती है? उधर से तो क्लियर हुआ होगा, कहीं ना किसी कुछ ने लिखा तो होगा कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, इनकी शादी वाले दिन मेकअप वाले दिन ये लाल लिपस्टिक थोड़ी मांग रही। कोई बात, कोई फाश हुई, कोई राज, कोई कहानी कहीं से कोई लीक हुआ, कुछ हुआ? जो लोग मुझे जानते थे पहले से तो वो जानते हैं कि मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है, लेकिन उसके अलावा जो और ऑडियंस थी जिन तक ये वीडियो गई है जो मुझे नहीं जानते, अच्छा। तो अभी तक यही बोल रहे हैं कि इसका रिश्ता नहीं होगा, इसने अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया। हाँ, तो खैर चलिए, आप बड़ी तेज हैं, आपने पहले घर बसाया उसके बाद ये ड्रामा खेला है, आपने घर गृहस्थी बसाने के बाद फिल्म चलाई है, बड़ी तेज है आप हमारे साथ ही रहिएगा फातिमा, भी सबा भी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, फातिमा हमारे साथ ही हैं, सबा भी हमारे साथ है जो कि आजकल वायरल गर्ल है जिन्नात वाले सीन के लिए। फातिमा, मुझे बताइए आपके हस्बैंड का क्या रद्द अमल था? उन्होंने को कहा, को गुस्सा किया या फिर बहुत प्राउड किया कि भाई तुम तो बहुत वायरल हो गई हो? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं किया और बोला कि जाने दो जहाँ तक जा रही है। अच्छा, मैं थोड़ी डिप्रेस हो रही थी कि क्या होगा, लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं, तो उसने बोला टेंशन नहीं लो, जब वायरल होती है तो लोग बातें भी बनाते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, तो टेंशन नहीं लो। किस किसने कैसे, कोई अच्छे कमेंट है तो वो भी बताएं, जो बुरे कमेंट आपने पढ़े हो वो भी बताएं कुछ। अच्छे कमेंट्स ये थे कि आपने बहुत अच्छा एक्ट किया है, इतना रियल था, और बैड कमेंट्स भी आए हैं, मतलब कुछ लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर असली में हो गया तो तुम्हें लग पता जाएगा, और मतलब बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और रिश्तेदारों का क्या रद्द अमल है? रिश्तेदारों का भी कुछ रद्द अमल नहीं है। जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरे पर लिंक्स आए हुए होते हैं वीडियोस के कि ये वीडियो यहाँ पोस्ट हुई है, वहाँ पोस्ट हुई है, तो सब एज अ फन ही ले रहे हैं। कोई ऐसे कोई बात, कोई ताना, कोई घर पे आके लड़ाई, कोई सास को बोल रहे हैं या कोई ऐसी सास को कोई ताने दे रहा है, कोई ऐसी बात? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे इन लॉज और हस्बैंड सब बहुत सपोर्टिव हैं, वो बोलते हैं जो कर रही हो करो, आगे जाओ, जो कोई बोल रहा है उसको छोड़ दो। कितने टाइम के बाद आपने लोगों को बता दिया कि ये इट वाज अ ड्रामा, इट वाज अ एक्ट? अच्छा, मेरी जो गैदरिंग है, जो मेरा सोशल सर्कल है और मेरी फैमिली, उनको तो पता है मैं मॉडल हूँ और मैं कंटेंट्स वगैरह क्रिएट करती रहती हूँ, तो उन लोगों को भी पता था कि ये कंटेंट ही है। लेकिन कुछ कुछ भी पूछ रहे थे कि वाकई में तो नहीं हुआ था तुम्हारे साथ, तो मैंने नहीं, वाकई में थोड़ी होता, वाकई में हो ही नहीं सकता, बस वो एक्ट था। तो फातिमा, एक्टिंग तो अच्छी की आपने, कोई आगे ड्रामों की तरफ रुझान है, कोई करना चाहेंगी? इंशाल्लाह अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर अवेल करूंगी मैं। तो अभी तक आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी? नहीं, बस वही शूट्स ही आ रहे हैं जो मेरे रूटीन है, और ब्रांड शूट्स वगैरह, बस उससे ज्यादा नहीं। तो और भी जो ब्रांड शूट्स हैं वो आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो गए? कोई पेज में फॉलोअर्स बढ़े? जी जी, पेज पे फॉलोअर्स बढ़े अच्छे खासे, अच्छा खासा मिला है।
और ऐसे जब आप आम अभी कहीं जा रही हैं, कहीं बाजार किसी जगह, तो लाइमलाइट थोड़ी सी बड़ी है, पहचानना शुरू हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, सब होते हैं लिपस्टिक वाली लड़की है, लिपस्टिक वाली लड़की है। मैं शूट से बाहर निकलती हूँ तो मास्क लगा लेती हूँ, तो सब देख के बोलने लग जाते तो वही लड़की है। ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड अब आपसे ये फरमाइश करें कि जाओ जाके लाल लिपस्टिक तो लगा लो? वो बोलते रात के टाइम बोलते हैं, भाई अगर लाल लिपस्टिक वाला मेरे साथ ड्रामा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरे साथ ड्रामा नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ और मज़े मज़े के कंटेंट बनाते रहिए। देखिए, अगर आपके बारे में कोई गलत और बुरा कहता है और आपको कह रहा है कि ये क्या तमाशा था और इसको फ़िज़ा प्रमोट कर रही है, तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर लोग वल्गैरिटी प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पर लोग न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पर लोग गलत बात कर रहे हैं, लोगों में दहशत, और लोगों अपने थंबनेल के लिए, टके के पैसे का व्यूज़ कमाने के लिए जो ये कर रहे हैं, उससे बेहतर ये कि एक एंटरटेनमेंट कंटेंट था, मज़े का कंटेंट था, अच्छा एक्ट था, इसमें किसी की कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी की दिल आज़ारी नहीं थी। तो खुदारा किसी के कंटेंट को बुरा ना कहें, किसी के कंटेंट को अगर एंटरटेनमेंट है तो अप्रिशिएट करें। उसने अप्रिसिएशन के लिए ये कंटेंट बनाया था, तो एंजॉय किया करें, खुश रहा करें। सबा खुश रहो, फातिमा तुम भी खुश रहो, टेक केयर, विल सी यू ऑन मंडे। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है। आज क्योंकि अक्टूबर का महीना है, तो सबसे पहले तो मैं जो बात करना चाहूँगी वो ये कि अक्टूबर का जो महीना है उसमें ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से बात की जाती है। और ये एक्चुअली वो कैंसर हो गया है जो अब बहुत आम हो गया है, बहुत सारी ख़वातीन इसका शिकार भी हो गई हैं। पाकिस्तान में आप अगर इसका रेशो देखें तो बहुत सारी औरतें सर्वाइव करने की कोशिश करती हैं कैंसर के साथ। बहुत सी फैमिलीज़ में ये जो है ना बीमारी देखने को मिल रही है, और बहुत सी ऐसी औरतें जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। तो आज ये वाला जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसी तरह मैं चाहूँगी और भी बहुत से लोग जो हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में कैंसर के ऊपर बात कर रहे होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं वो किए जा रहे होते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन हैं, सबसे पहले जब ये कैंसर उनको हो, और अल्लाह ना करे और या हो नहीं रहा, या कोई ऐसे इश्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से अपने ख़ुद एग्ज़ामिन करना है, ख़ुद चेकअप करना है। क्योंकि बहुत से रूरल एरियाज़ में तो दूर की बात, बल्कि शहरों में भी अभी तक लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ख़ुद को एग्ज़ामिन कैसे करना है, ख़ुद चेक कैसे करना है कि आपको कहीं कोई ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा। और फिर अगर आप नहीं चेक करते और उसकी एग्ज़ामिन ख़ुद नहीं करते, तो फिर ये आगे चलते चलते कुछ ऐसे स्टेज को पकड़ लेता है जिसमें 3rd 4th स्टेज, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो फिर उसको सर्वाइव करना, उसके साथ उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सुना ये है कि अगर इसको शुरू में पकड़ लिया जाए तो फिर इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, अदरवाइज़ फिर इसके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। आज हम इस पे ही बात करेंगे, इसमें वो तरीके और औरतें किस तरीके से इसको हैंडल करें। अगर कोई गिल्टी है, कोई लम्ब है, तो उसको किस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो आज हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ़ फातिमा जी। इनको हमने स्पेशली यहाँ पे मदऊ किया है। आज कैंसर के हवाले से बात करेंगे। अगर आपकी फैमिलीज़ में या किसी को अगर कोई ख़तरा है या कोई ऐसा ख़दशा है तो आप कॉल कर सकते हैं, हम आपकी बात कराएंगे हमारी प्रोफेसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि कैंसर की अभी तक जो मतलब एक अवेयरनेस है वो सही तरीके से आवाम पे है नहीं। बड़े पढ़े लिखे घरों में भी मैंने देखा है कि उनको वो ये कहते हैं कि लेट स्टेज कैसे पता चला, मतलब इतना लेट क्यों, इतनी लेट क्यों जाके चेक कराए। तो उन औरतों को पता ही नहीं होता कि उनको कैंसर हो गया है और वो ख़ुद को एग्ज़ामिन कर ही नहीं पा रही होती। तो आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि क्या रेशियो चल रहा है और क्यों ऐसे ही है। अवेयरनेस अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, स्पेशली जब ये फ़ोन पे मैसेजेस चलते हैं इन अक्टूबर, तो लोगों को अवेयरनेस होती है कि हमने जाना है डॉक्टर के पास या ख़ुद चेक करना है। और ख़ुद चेकअप फ़िज़ा बहुत रिलायबल नहीं होता, बिकॉज़ एक ख़ास मेथड है चेक करने का, और जब उस तरह से आप नहीं चेक करते तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो उस गिल्टी को पिक ही नहीं कर पाते। तो या तो जो ये पब्लिक अवेयरनेस होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और वहाँ पे वे ऑफ चेकिंग बताते हैं। बट बेस्ट तरीका ये है कि आप सर्जन के पास जाएं अगर आपको कोई भी अलामत ऐसी नज़र आ रही है या आपकी फ़ैमिली में है। जो ये फैमिलीज़ में चूँकि रन करता है, और अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो आपको रेगुलर चेकअप के लिए चले मैं इसको चेकअप से पहले रीजंस पे चाहूँगी ज़रा आप नज़रसानी करें कि ये क्यों होता है, ये इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो इसकी मेन एक वजह तो जैसा मैंने अभी कहा कि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में रन करता है। और दूसरी
लॉन्ग साइकिल्स जिनका होता है, जल्दी पीरियड शुरू हो गए और देर तक पीरियड्स चलते रहे, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। तो एक अगर हम कहें ना कि एक ख़ास टिपिकल ये वजह है जिसकी वजह से कैंसर हुआ या ये वजह है छोड़ देंगे तो कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों का ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क्स हैं। मतलब वो ख़वातीन जिनको जल्दी उम्र में पीरियड्स आ जाते हैं और देर तक पीरियड्स आते रहते हैं, उनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। वो ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं होते उनमें भी कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। या जो हार्मोन ये जो बच्चे रोकने के लिए दवाइयाँ खाती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट्स जो होती हैं, उनका ताल्लुक भी कैंसर से ज़्यादा है। ये कार्सिनोजेनिक कोई जो केमिकल है वो प्रोड्यूस करता है ये जब कैंसर बॉडी के अंदर आता है? नहीं, बिल्कुल ये कार्सिनोजेनिक बिल्कुल नहीं है मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स हार्मोन होती हैं। जो हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इवन इसीलिए जो जल्दी पीरियड्स और देर तक पीरियड्स रहना भी हार्मोन्स का एक्सपोजर है। जितना हार्मोन्स का एक्सपोजर फीमेल की बॉडी को और ब्रेस्ट को होता है, उतने कैंसर बनने के रिस्क बढ़ता जो हम है। प्रोसेस फूड खाते हैं, कोई ऐसे केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनके अंदर, जिनके कोई केमिकल्स वाली ऐसे प्रोडक्ट्स चीज़ें, तो इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं होती जिसकी वजह से कैंसर जनरेट होता है बॉडी में एकदम से? अभी तक कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं हैं जो प्रोसेस फूड के बारे में ये कहें कि ये रिस्क फैक्टर है। बट येस, अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इंक्लूडेड नहीं हैं आपकी डाइट में तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ कैंसर ज़्यादा हैं। बहुत शुगरी प्रोडक्ट्स हैं जिससे ओबेसिटी हो, तो ओबेसिटी का लिंक भी ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा है। जो ओबीस मोटी ख़वातीन हैं और वो ज़ाहिर है प्रोसेस फूड या शुगरी केक बिस्किट्स इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अच्छा, अब हम एग्जामिन की तरफ आते हैं। तो ये अभी भी रूरल एरियाज़ में और बहुत से घरों में तो ये समझ क्यों नहीं आता उनको किस तरीके से कैसे चेक करना, इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, साइंस क्या होती हैं कि किसी को पता चल सके कि ये शुरू होने लगा, क्योंकि शुरू में पकड़ कर ली हमने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। असल में इसकी जो गिल्टी होती है वो दर्द के बिना होती है। एक लंप जो बिल्कुल पेनलेस हो, जिसमें कोई दर्द ना हो, वो यूजुअली कैंसर की गिल्टी होती है। चूँकि पेशेंट को दर्द नहीं होता और हमारे यहाँ जब तक पेशेंट को दर्द नहीं होता वो डॉक्टर को रब्ता करना समझते हैं कि शायद ये बिनाइन है, शायद इसका क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं है इसलिए ये मसला नहीं है। हम दर्द से पहले किसी चीज़ को मसला नहीं समझते। जो भी गिल्टी होगी आपकी छाती में उसका एक मुआयना और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मुआयना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगे कि एक छाती दूसरी छाती से बड़ी है, यानी अगर उसमें गिल्टी बनेगी तो डेफिनेटली कोई, अगर वो गिल्टी बड़ी होती जाएगी तो साइज़ में डिफरेंस आ जाएगा, या स्किन के ऊपर छोटे छोटे जिस तरह ऑरेंज के ऊपर पिट्स बनी होती हैं उस तरह है, या निप्पल से कोई डिस्चार्ज है, या आपकी बगल में कोई गिल्टी है, तो या आपका कोई ऐसा ज़ख़म है छाती के ऊपर जो ठीक नहीं हो रहा दवाइयों से। इन सारी सूरतों में आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से करें और डॉक्टर फिर आपको रेडियोलॉजी से भी देखेगा और सुई से टुकड़ा भी लेगा। अच्छा, ये जो गिल्ट है जिसके बारे में आप फरमा रही हैं, ये पेनलेस होगी तो ये कैंसर हो सकती है, अगर पेन वाली है तो फिर देयर इज नो साइन ऑफ कैंसर, राइट? जी, पेनफुल जो होती हैं वो लेटर स्टेज ऑफ कैंसर पेनफुल हो जाता है जब वो नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है, मगर इनिशियली इट स्टार्ट्स विद द पेनलेस गिल्टी, दर्द के बगैर गिल्टी। अच्छा, अब ये जो लेट पता चलता है औरतों को, वो किस वजह से है? मतलब हमारे अमूमन लोगों को ये होता है ना कि लेट स्टेज, जब अगर कोई साइन पता भी चला है, जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्ड स्टेज होता है मोस्टली। व्हाई इज़ दैट? मेरा ये ख्याल है कि ख़वातीन ख़ुद को इग्नोर करती हैं। वो अगर पिक भी कर लें तो डॉक्टर के पास नहीं जाती। उससे भी दूसरी बात यह है कि डिसाइडिंग पावर जो है घर में वो 99% एक मेल काउंटर पार्ट है, वो ब्रदर है या फादर है या हस्बैंड है। डॉक्टर के पास लेके जाना, ट्रीटमेंट के पैसे देना, बहुत सारी ख़वातीन डिपेंडेंट होती हैं। ये अवेयरनेस जितनी ख़वातीन के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मर्दों के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दे आर द डिसाइडिंग पावर। और एक जो घर होता है उसका यूनिट एक खातून होती है। एक नेशन घरों से बनती है और घर ख़वातीन से बनते हैं। अगर आप अपनी ख़वातीन को चेक कराएंगे रेगुलरली और किसी भी एबनॉर्मलिटी की सूरत में, तो ये इट विल बी बेनिफिशियल। I'll take a break. I'll be right back.
नाज़रीन, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, आप आज ख़ास तौर पे देखें क्योंकि हर घर की जो औरत है उसको इस बारे में अवेयरनेस अच्छी तरीके से होनी ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर फर्स्ट स्टेज में किसी को पता चलता है तो उस वक्त क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकती हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या होगा? फर्स्ट स्टेज क्योरेबल होती है और हम क्यूरेटिव इंटेंट से ही ट्रीट करते हैं। 100% क्योरेबल? 100% क्योरेबल। लॉन्ग है ट्रीटमेंट, हर कैंसर के लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, बट ये 100% क्योरेबल होता है। और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों में हम सर्जरी पहले करते हैं और फिर डिपेंड करता है कैंसर की टाइप पे कि आगे उसको हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और रेडिएशन। सो इसका जो कंप्लीट इलाज होता है वो सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी प्लस माइनस कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। ये जो ब्रेस्ट रिमूवल होता है ये किस स्टेज पे जाके होता है? ये कब फैसला किया जाता है कि ब्रेस्ट को रिमूव करना है? पूरा टाइप ऑफ कैंसर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज अब बहुत सारी ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक्स हैं। ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक का मतलब ये होता है कि कैंसर भी पूरी तरह निकाल दिया जाए और जो ब्रेस्ट है उसमें सिमेट्री और कॉस्मेसिस भी रहे। तो पहले वो कहते थे कि अगर छोटा कैंसर है और बड़ी ब्रेस्ट है तो निकाल दें, मगर अब इन टेक्निक की वजह से जो बड़े लम्प्स होते हैं उनको भी हम निकाल देते हैं और ब्रेस्ट प्रिजर्व की जा सकती है विद द अनदर सर्जरी एट द सेम टाइम, जिससे कॉस्मेसिस प्रिजर्व की जा सकती है फीमेल की। अच्छा, और ये जो टाइप्स आप बता रही थी ये कौन कौन से हैं एग्जैक्टली? बेसिकली इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ नो स्पेशल टाइप है, लोबुलर कार्सिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू है, और कुछ रेयर कार्सिनोमा है जिसमें स्पिंडल सेल है, साइनोवियल सेल है। सो जो मेन हमारे यहाँ कॉमन है वो इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ नो स्पेशल टाइप सबसे ज़्यादा कॉमन आता है। अच्छा, कहा जाता है जैसे एक पेपर है उसको आप आग लगा दें, ठीक है, वो आग लगाने के बाद पेपर जिस तरह से आग पकड़ता है और फैल रहा होता है ऐसे ऐसे ऐसे, कैंसर इस तरह से आपकी बॉडी में फैलता है। तो कैंसर को जब आप ट्रीट करते हैं तो वो सिर्फ वहीं पर रुक जाता है, मगर कैंसर तो होता है, वो बाकी चीज़ों को जो ख़राब कर चुका है, जिन ऑर्गन्स को, तो वो डैमेज कर देता है। वो वापस तो ठीक नहीं होते होंगे ना, वो चीज़ें वापस तो नहीं होती हैं, मगर सिर्फ उसका रोकथाम हो जाता है वहाँ तक। जो अब नई ड्रग्स हैं ना कीमोथेरेपी की, उनमें बहुत सारी कीमोथेरेपी ऐसी हैं जो ब्लड के अंदर जो कैंसर के ज़रात हैं उनको ख़त्म कर देता है। यस, अगर फैला हुआ है लंग्स में या लिवर में तो इसको हम सिस्टेमिक डिज़ीज़ लेबल कर देते हैं। जब हम इसको सिस्टेमिक डिज़ीज़ कहते हैं तो ये क्योरेबल नहीं रहता। फिर हम सिर्फ पेलिएशन के लिए कि पेशेंट की मिजरी कम हो जाए, उसके सिम्टम्स के हिसाब से हम उसको मेडिसिन्स दे सकते हैं, मगर यस जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है तब पॉसिबल नहीं होता कि इसको क्योर किया जा सके। बट जब ये माइक्रोमेट्स होते हैं, यानी जब ब्लड में होता है, तो कीमोथेरेपी देने का मेन पर्पस भी उन छोटे ज़रात को ख़त्म करना होता है जो कि खून में शामिल हुए हुए होते हैं। अच्छा, और जो थर्ड स्टेज होता है वो? थर्ड स्टेज में हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और उसको हम छोटा करके स्टेज कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम ट्रीट करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये पेशेंट की विश होती है कि हमारी पहले सर्जरी कर दी जाए, मगर बेहतर ये होता है कि थर्ड स्टेज में आप पहले कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी दे के उसको छोटा कर लें और फिर उसको ऑपरेट कर दें। उससे उसके सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आजकल सुनने में आ रहा है कि कुछ मशीन्स ऐसी आ गई हैं जो कि फर्स्ट या सेकंड स्टेज का जो कैंसर होता है ब्रेस्ट का स्पेशली, उसको वहीं किसी बगैर सर्जरी के वहीं पे ख़त्म कर देती है बिल्कुल। इज़ दैट ट्रू? जी, मशीन्स आई हैं मगर वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है अभी तक। जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं वो NCCN गाइडलाइंस हैं या एस्मो की गाइडलाइंस हैं, यानी यूरोप और अमेरिका की गाइडलाइंस हैं। सो हम उन गाइडलाइंस के हिसाब से जब ट्रीट करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में जो लोकल है, ब्रेस्ट के छोटे हों कैंसर, तो उनमें उन मशीन का कोई ख़ास रोल नहीं है। यस, लिवर में अगर कोई छोटा कैंसर है, यानी ब्रेस्ट कैंसर लिवर में फैल गया हुआ है, तो लिवर के अंदर छोटे कैंसर को एब्लेट किया जा सकता है, मगर उसका भी अभी NCCN गाइडलाइन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ये समझा जाता है कि ये सिस्टेमिक डिजीज़ है। जब ये फैल जाता है तो आप इसके मेट्स को, यानी जो जहाँ पे ये फैला हुआ है, वो अगर लिवर है, लंग है, उसको अब्लेट करने से पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ती।
अच्छा, और ये मर्दों में भी पाया जाता है कि ये कैंसर होता है मर्दों को? जी, मर्दों में भी होता है, कम है, ज़्यादा अग्रेसिव होता है क्योंकि मर्दों की ब्रेस्ट फीमेल ब्रेस्ट से ज़रा छोटी होती है, इसलिए तेज़ी से फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मगर ये मर्दों में भी होता है। अच्छा, अब अगर सर्जरी हो जाए, ऑपरेशन वगैरह हो जाए, सब कुछ, तो क्या उसके बाद मामूल पे जैसे एक आम बंदा ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो वैसे अपनी लाइफस्टाइल को कैरी कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अब तो ऑन्कोप्लास्टिक जो टेक्निक्स हैं, अगर इवन हम ब्रेस्ट रिमूव भी करते हैं तो रिकन्स्ट्रक्शन की ऑप्शंस मौजूद हैं। सो एक खातून देखिए, जब कीमो मिलती है तो कीमो ब्रेन होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेंटल कैपेबिलिटी कुछ अरसे के लिए इम्पेयर हो सकती है। हार्मोन्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। एक इंसान अब की जैसे अपनी ये बाल गिरना आफ्टर कीमो, जी एक औरत इस ट्रॉमा डिप्रेशन से भी गुजरती है, रात सोती है, 2 दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन उसके जी। पूरे बाल उसके सर से गायब हो जाते हैं, जी। खुद गिर जाते हैं। इसलिए आप लोग रेकमेंड भी करते हैं कि खुद ही शेव कर दें और विग्स पहन लें। देखिए, हाय हाय। अनफॉर्चुनेटली ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो इस जब हम लाइफ वर्सेस बाल गिरना और इन चीज़ों को देखते हैं तो वी प्रेफर टू सेव द लाइव्स। आई नो कि ये बड़ा मुश्किल है खातून के लिए। बाज़ ख़वातीन आती हैं, कैंसर डायग्नोज होता है और उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि कीमो तो नहीं मिलेगी, और वो कीमो से क्यों डरती हैं? बिकॉज वो बाल गिर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि छाती सारी तो नहीं रिमूव करनी पड़ेगी। तो ये दो बिग फियर हैं, मगर ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें प्रायोरिटी अपनी देखनी है। सो प्रायोरिटी बाज़ात लाइफ सेविंग होती है और ये उसके मुकाबले में सेकेंडरी चीज़ें हैं, और गिरेंगे तो आ जाएंगे, इट्स अ शॉर्ट टर्म। अच्छा डॉक्टर साहब, अब रेडिएशन पे भी मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात कीजिए। वो भी तो हैवी होती है, गर्म होती है रेडिएशन। जी बिल्कुल, रेडिएशन के अपने बंदा साइड अच्छा इफेक्ट्स खासा होता है, नीला थोता बना देते हैं रेडिएशन से, वो करनी भी ज़रूरी है, जाहिर सी हैं। बात है, जी बिल्कुल, बट ये भी हैवी होती है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रेडिएशन के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। इवन एक सेकेंडरी कैंसर हो सकता है, इवन लंग्स में प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट पे इफ़ेक्ट करती है अगर लेफ़्ट साइड का कैंसर होगा। बट रेडिएशन की बहुत नई टेक्निक्स आ गई हैं जो बिल्कुल टारगेटेड वॉल्यूम के हिसाब से 3D CT स्कैन के साथ दुनिया में दी जाती हैं, जिससे जो नॉर्मल टिश्यू है उस पर इफ़ेक्ट नहीं होता। हमारे यहाँ जिन मशीनों की ज़रूरत है उनमें से एक अच्छे रेडिएशन की मशीन्स भी हैं। अब मैं अगर जिना हॉस्पिटल की बात करूं तो वो बहुत पुरानी मशीन है, उसको एक नई मशीन की बड़ी सख्ती से ज़रूरत है। बिकॉज़ हमने जो भी कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं जिसमें रेडिएशन चाहिए, और वो जितनी टारगेटेड और कम सिर्फ उस जगह पे देने वाली मशीन होगी जो कैंसर की है, तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन, जिस तरीके से यहाँ पे अभी आपको डॉक्टर साहब ने गाइड किया है, मुझे लगता है कि आप अपने घरों में अपनी बेगमात को, अपनी बेटियों को जिनकी शादियाँ भी हो गई हैं और वो अपने घरों को भले, आप उनको भी लुक फॉरवर्ड करें, उनको देखें, और ख़ुद माएँ भी, और अपने आप को घर की जो फैमिली में औरतें हैं हर कोई अपना एग्ज़ामिन करें। अगर किसी को कोई ऐसा इशू है, कोई तकलीफ़ है, कोई ऐसे मेंटल सिचुएशन चल रही है कि आपको ये डर है कि आपको लगता है कि आपको कैंसर है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसको लेट ना करें, क्योंकि लेट हो जाएगा तो इसका इलाज मुमकिन नहीं होगा और शुरू में इसको पकड़ा जा सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमने बात करनी है इज़्ज़त और ज़िल्लत के हवाले से। देखिए, इज़्ज़त उस वक्त आती है जब आप अल्लाह से तलब करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं इज़्ज़त, और ज़िल्लत उस वक्त आती है जब इंसान गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी और अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लेता है। जैसा कि फ़िरौन, नमरूद, कारून, ये सब अपने अपने दौर के बड़े ताकतवर लोग थे, मगर आखिरकार जलील हुए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। इसी तरीके से अगर हम बात इस तरह से करें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें, उनको कुएं में फेंका गया, ग़ुलाम बनाए गए, कैद में डाला गया उनको, मगर उन्होंने सब्र किया, ईमान पर कायम रहे और सच्चाई पर कायम रहे, और आखिर में इन्हें मिस्र का वज़ीर बना दिया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी, माशाअल्लाह। तो आज हम देखें, अल्लाह ताला को छोड़ के तो लोगों से इज़्ज़त की भीख मांग रहे हैं। ये लोग हमें इज़्ज़त देंगे, आप मुझे इज़्ज़त देंगे, या कोई और
मेरी बात सुने, मैं एक चीज़ हमेशा अपनी मिसाल रख के भी सोचती हूँ कि जैसे अगर मुझे कभी कोई बहुत अच्छा कमेंट करता है तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं ख़ास उनके पर्सनल कमेंट पे जाके भी उनको थैंक्स करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, अच्छे लोग हैं जो किसी को सराह रहे हैं, बात करें। मुझे अगर कोई बुरा कमेंट करता है या गंदी बात लिखता है या कोई गंदे लफ्ज़ों में बात करता है तो मैं फिर उनके कहने से गंदी नहीं हो जाती या उनके कहने से बेइज्जत नहीं हो जाती, उनके कहने से ज़लील नहीं हो जाती। तो आज का दौर जो आप लोगों ने इज़्ज़त जिसको समझा हुआ है, जिसमें इज़्ज़त माशरे में आप लोग कह रहे होते हैं, तो किसी के एक कमेंट के लिखने से, ठीक है, तो आप कहते हैं भाई ये तो उसने गलत कमेंट किया है तो बेइज्जत हो गया। तो क्या आप कमेंट की वजह से या किसी के ये फॉलोवर्स जो आजकल कहते हैं ना लोग मेरे पास तो इतने फॉलोवर हैं तो आप इज़्ज़तदार हो गए, या आप कहते हैं मेरे पास ताकत है, पैसा है, मेरे पास इक़्तिदार आ गया है तो मैं इज़्ज़तदार बन गया। इज़्ज़त इसे थोड़ी कहते हैं। आज हम साहिबजादा काशिफ महमूद साहब से इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज़ इज़्ज़त एंड ज़िल्लत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इज़्ज़त और ज़िल्लत के बारे में? इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जिसका मैं मफ़हूम आपको बताता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ बादशाहत दे देता हूँ वाह। और जिसे चाहता हूँ बादशाहत छीन लेता हूँ, और मैं ही हूँ जो इज़्ज़त भी अता करता है और ज़िल्लत भी अता करता है। बेशक। ठीक। अब ये मफ़हूम चूँकि बादशाहत के साथ है तो ये एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई वाली बात होती है कि अगर किसी को कोई मर्तबा मिल जाए, कोई मकाम मिल जाए तो माशरती तौर पर उसको कहा जाता है कि इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी उसकी। ठीक। लेकिन अरबी में जो ये लफ्ज़ है इज़्ज़त, इसका ना एक बड़ा ख़ूबसूरत मफ़हूम है, और वो ये है कि इज़्ज़त का माना है सख्त ज़मीन, ठहरी हुई ज़मीन। कि ये जो इज़्ज़त जब अल्लाह की तरफ से आती है ना तो ये टेम्परेरी नहीं होती है, ठोस होती है, रहने वाली होती है। वरना थोड़ी देर के लिए हो जाता है इंसान को, कहीं ना कहीं से कोई इज़्ज़त अफ़ज़ाइयाँ मिल जाती हैं, कोई काम कर लेता है, लेकिन जो ठहरने वाली इज़्ज़त है, जो कायम रहने वाली इज़्ज़त है, वो ऐसे है जैसे ठोस ज़मीन। इस तरह से अल्लाह ताला ने इसको इरशाद फरमाया। अच्छा, इंसान इस बात को कैसे जज कर सकेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो इज़्ज़त मुझे मिली है किसी भी काम से, कोई हरकत से, तो ये जो इज़्ज़त मैं पा रहा हूँ ये वो इज़्ज़त है जो मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है, जिसमें अल्लाह राज़ी है। इसका कैसे फ़र्क पता चलेगा? ये ना ये एक मज़मून है जिसे कहते हैं इज़्ज़त और आजमाइश। कि अल्लाह ने आपको कोई मकाम दे दिया, अब ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई तो हो गई, लेकिन अगर उस मकाम के अंदर हदायत मौजूद नहीं है, जो अल्लाह की तरफ से हदायत याफ्ता जिन्हें कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ हदायत मिलना, वो उसका काम बता देगा कि अगर ये इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई को वो अल्लाह की मखलूक के लिए, उसके चाहने वालों के लिए अगर वो मसरफ़ उसने बना लिया है तो इसका मतलब है ये आजमाइश नहीं, ये वाकई इज़्ज़त अफ़ज़ाई है अल्लाह की तरफ से। और अगर कहते हैं ना कि दौलत, पैसा, शोहरत, इज़्ज़त, ये शोहरत, इनमें से कुछ भी जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है जब तक अल्लाह की हिदायत साथ ना हो। कुछ भी पॉजिटिव नहीं है जब तक अल्लाह की हिदायत साथ ना हो। ये सब चीज़ें शर पैदा कर सकती हैं अगर अल्लाह की हिदायत साथ ना हो। तो जब अल्लाह ताला आपको कहीं से इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिल गई, अब इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिलने के बाद आपने उस मकाम को या उस मर्तबे को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये अब इज़्ज़त नहीं है, ये आपकी आजमाइश शुरू हो गई है। अल्लाह ताला आपको फिर आजमाइश में डालता है और फिर वो कहता है कि देखो कि फिर मैं इनसे फिर इज़्ज़तें वापस भी ले लेता हूँ। अच्छा, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर इसका मेयार जानना चाहें तो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार क्या है वो बताइए। हाँ, ये दुनियावी और दीनी दोनों मकामात के ऊपर जो सबसे बेहतरीन इज़्ज़त अफ़ज़ाई है वो ये होती है कि आपका अपने रब से कितना क्लोज़ रिलेशन है। जैसे आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र किया,
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दौर में जब शुरू हुए तो बहुत तकालीफ से गुजरे हैं, बहुत लोगों ने बातें की हैं। अब ये लोगों की बातें आमतौर पर तो माशरे में कहा जाता है कि ये आप कुछ शायद आपकी इज़्ज़त अफजाई नहीं कर रही हैं ये बातें, लेकिन उसकी नज़र में ये बात सबसे ज़्यादा अहम होती है कि मेरी नज़र में मेरे अपने रब से रिलेशन कितना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे तो इतना बेड़ा बनाया, इतना सारा कुछ हुआ तो बेटा रह गया पीछे, रह गया, देख ले, हाँ। बेटा रह गया पीछे। अब कहने को वो उन्होंने दुआ भी की होगी उस वक्त, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे अगर ये नक्शे कदम पर नहीं चल रहा तो फिर काहे का बेटा ही। काशिफ साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हम एक ब्रेक लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इज़्ज़त और ज़िल्लत के मेयार की, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मानी की और इसके फ़र्क की। तो आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, काशिफ साहब मौजूद हैं। टेक ब्रेक। ओके, वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे हैं इज़्ज़त और ज़िल्लत के हवाले से। अच्छा, आप बता रहे थे कि इज़्ज़त माशरे में इंसान को कमानी पड़ती है। जी, आज के दौर में लोग अगर किसी महफिल में इनवाइटेड हैं, किसी इवेंट में इनवाइटेड हैं या किसी शादी फंक्शन में अपनी फैमिली वगैरह के, तो मोस्टली ये लोग थोड़ा सा देर से जाते हैं। कहते हैं हमने थोड़ा सा अटेंशन सीख करनी, हम लेट जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, जैसे ही फिर लेट जाएंगे तो बड़ी इज्जत मिलेगी। हम पहले पहुंच जाएंगे तो लोग कहेंगे तो वेला बैठा हुआ था, उसको कोई काम ही नहीं था। हाँ, टाइम पे आ गया। लेट जाएंगे तो फिर ज़रा इज्जत होगी, क्या ऐसा है? ये बहुत ही ना एक खाम ख्याली है जिसे मैं कहूँगा कि लोगों की नज़र में इज़्ज़त जो है ना वो आपके वक़ार की, आपकी डिग्निटी की, आपके काम की होती है। आप थोड़ी देर के लिए जैसे कहीं एक महफ़िल चल रही हो, जैसे अभी एक हम गुफ्तगू, एक यहाँ से कोई बंदा उठ के एकदम से आ जाए और कहे कि जी मैं बात करना, मतलब एक चलती हुई चीज़ में एक बंदा आ जाए तो प्रोमिनेंट तो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो प्रोमिनेंट इज़्ज़त नहीं है। वो प्रोमिनेंट होना कि आप लेट आ रहे हैं तो वो, जैसे हम महफिल पे जाते हैं तो महफिल नात हो रही है, कोई हो रही है तो वो एक साहब ज़रा लेट आएंगे। अब वो नात हो रही है तो नात रुक जाती है और वो साहबजादा साहब का इस्तकबाल किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, उनको बिठाया जाता है। अब रुक गई महफिल तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता। कभी भी मैं किसी महफिल पे जाऊं और खुदा ना खास्ता लेट हो जाऊं, अव्वल तो मैंने ना अपनी घड़ी हमेशा से 10 मिनट पहले की रखी होती है। मेरे ख्याल है आपके साथ मैं बेबहा शोज़ कर चुका हूँ। आप हमेशा टाइम से पहले मैं आके इधर बैठ के हमेशा बल्कि मैं किसी यहाँ का सेगमेंट सुन रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को वक्त दिया है ना, वक्त कीमत है, वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर बड़ी एक एहसान वाली चीज़ है, वक्त को ज़ाया करना। और मैं कहता हूँ कि ऑन द टाइम या कहना चाहिए कोई लफ्ज़ नहीं है, आइदर बिफोर टाइम है और आफ्टर टाइम है। ये कहेंगे ना कि मैं ऑन टाइम पहुँच गया हूँ, कि 12 बजे के टाइम में 12 नहीं होते, या तो आप 5 मिनट पहले आए होते हैं या आप 5 मिनट बाद में आए होते हैं। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि ये जो बाद वाला है ना, ये अच्छा नहीं है। ये सारी ना लेट होने वाली कसरें मैंने ना अपने स्कूल कॉलेज में निकाल ली हुई। अच्छा, हाँ, स्कूल में बड़ा होता है ना जी। अच्छा, ये जो वक्त है इसका मतलब यही आपको इज्जत दिलवाता है, यही वक्त आपको बिल्कुल, जिल्लत भी दिलवाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये आपके छोटे छोटे जो होते हैं ना ज़िंदगी के अवामिल, यही आपकी इज़्ज़त और आपकी ज़िल्लत का बाइस बनते हैं। नाम के ऊपर तो लोग कई दफ़ा कर देते हैं बात, लेकिन जैसे ही वो गुजर जाता है उसके पीछे से वो बात करेंगे कि ये देखो कितना एरोगेंट है, ये कितना ये है तो फला है। वह सब कहा करते थे कि तुम्हारा असल नाम वो है जो दूसरे के दिल में है, कि वो तुम्हें समझता क्या है। मुंह पे तो सब अच्छा अच्छा बोल देते हैं, लेकिन इज़्ज़त अफजाई वो होती है जो आपके पीछे हो, आपके बाद में जो अल्फाज बोले जाते हैं आपकी शान में, वो कभी ज़रा सुनने की हिम्मत करें कि वो क्या किए जाते हैं। वो अच्छे लफ्ज़ हैं या बुरे लफ्ज़ हैं। अगर तो वो अच्छे लफ्ज़ हैं तो मुबारक हो, आपने कुछ ज़िंदगी में वाकई को अच्छा किसी का दिल जीता है आपने। अगर आपने सिर्फ दिल नहीं जीतने के लिए और अपनी पैसे का गुरूर और अपनी शोहरत का और अपनी पावर का और सीट का गुरूर अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा छाया हुआ है, यही हमारे मर्तबे, यही हमारी आजमाइशें हैं, यही अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाइयाँ अनायत होती हैं, इनको हम अपने हाथों से ख़राब करते हैं।
जो नाम अल्लाह ताला आपको अता करता है, वो नाम के साथ अगर उसकी रबूबियत नहीं छुपी हुई, उसकी हदायत नहीं छुपी हुई, उसका जो कॉज है इंसान का। देखिए एक दिन ना वो महफिल हो रही थी सुखैर भाई साहब की, तो बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ के कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तो सुखैर भाई साहब ने ऐसे ही बैठ के बात किया करते थे, कोई वो कहना चाहिए माइक्रोफोन या कुछ भी इस तरह से नहीं होता था। आगे 25-30 लोग बैठे हैं, अब आवाज़ का ज़रा हो रहा था, तो हमने कहा कि ये बारिश हो रही है, बारिश का क्या मतलब होता है? सब ने कहा जी बारिश, पानी बरसना, ये वो। आपने कहा अच्छा चलो डिक्शनरी खोलो, तो उर्दू की डिक्शनरी पढ़ी थी, डिक्शनरी खोली तो बारिश का एक मतलब था इज्जत है। हाँ, कि अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देता है तो ऐसे ही बारिश होती है और सब चीज़ें धुल जाती हैं उसकी। ओके, वाह वाह। इसी बात के साथ हम बिग ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं इज्जत और ज़िल्लत की। इज्जत ज़िल्लत की बात कर रहे हैं नाज़रीन। हम सोशल मीडिया पे भी नज़र डालते हैं, अगर आपके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत इज्जतदार हैं, और अगर आपके फॉलोअर्स मिलियंस में नहीं है तो फिर आप उसको बिल्कुल इज्जत वाला नहीं समझते। तो क्या ये सही है काशिफ साहब? नहीं जी, ये मशहूर होना एक और बात है, इज्जत अफजाई एक और बात है। मशहूर तो चोर डाकू भी हो जाते हैं है ना जी। तो ये इसके अंदर इज्जत नहीं छुपी हुई। इज्जत एक ऐसी समझ लें कि बूटी है जो बड़े नरम दिल लोगों के दिलों में पैदा होती है वो, और थोड़ी बहुत इज्जत ना हर बंदा कमाना चाहता है, चाहे मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कुछ भी है, कि वो चाहेगा कि माशरे में थोड़ी सी उसकी कोई लोग जानने वाले हों, थोड़ा सा इज़्ज़त अफजाई हो, उसकी कोई बात सुनी जाए, बात कही जाए। इस हद तक तो सब चाह रहे होते हैं और उसके लिए कोई ना कोई काम भी करते हैं। अच्छा सा होता है कि मस्जिद में जाते हैं, लोगों से मुलाकात हुई, अच्छा सा मुसाफा करना, सलाम करना एक दूसरे को, इतनी प्यारी खूबसूरत बात है, इस वैसे इज़्ज़त अफजाई पैदा हो जाती है। तो ये जो अकड़ वाले जो लोग होते हैं, नहीं इस्लाम भी नहीं करना, ऐसे 2 उंगलियां करते हैं, यकीन करें ऐसे, चल फारिग, तो आप ना करो भाई, मुंह से कर लो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है जी। तो लेकिन वो जो अकड़ बताती है ना, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जितनी शोहरत होगी, जितना पैसा होगा, जितनी पावर होगी, ये सब आपके ना इम्तिहानात हैं, आजमाइशें हैं आपके ऊपर। मतलब मशहूर होने के पीछे ऐसे भागते हैं, हाँ जी, कि अगर उनको लाइमलाइट मिल गई है और लोग उनको जानते हैं, किसी मैं बहुत से ऐसे टिकटॉकर सेलिब्रिटीज़ की भी बात करूँगी जहाँ पे, जी बिल्कुल, जहाँ पे वो बाहर निकले और उनके साथ जब सेल्फियाँ और वीडियोस लोग खींचने के लिए उनके पीछे आगे पीछे जाते हैं, तो उनको लगता है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं, और कोई और बंदा अगर जिसको लोग नहीं जानते या इतना फेमस नहीं है, या फिर ऐसा कोई काम नहीं करता टिकटॉक या सोशल मीडिया पे नहीं है, तो उनकी नज़र में ये होता है कि वो बंदा उसे तो गली का कुत्ता नहीं जानता। मतलब दिस इज़ लाइक दैट। नहीं, सिर्फ यही बात नहीं होती थी। देखें, अच्छा नाम होना भी बड़ी बात होती है, नाम होना एक और बात है, अच्छा नाम होना एक बड़ी बात होती है। कि अब जितने हम पुराने बुज़ुर्गों के नाम ले लें, मौलाना रूम से शुरू कर दें और शेख सादी की बात कर लें, हज़रत दाता गंजबख्श की बात कर लें, ये तो हमारे सामने के नाम है ना जी सारे, जितने हमारे इमाम हैं सब का नाम ले लें, तो ये इनकी ज़िंदगियाँ कोई बड़ी सहूलत वाली ज़िंदगियाँ नहीं थी, मुश्किल थी, दुश्वार ज़िंदगियाँ थी इनकी। इन्होंने अपने दौर के उन लोगों से जंग की हुई है, उन लोगों से इन लोगों ने बाकायदा तौर पर एक, जैसे कहते हैं ना, खैर और शर का एक तज़ाद था, तो वो था। लेकिन बात गौर करने वाली ये है कि तज़ाद वाले लोग गायब हो गए, और जिनका नाम अल्लाह ने महफूज करना था उनका नाम महफूज कर लिया। ये होती है इज्जत अफजाइयाँ। आज के दौर में ये भी तो देखें ना काशिफ साहब, कि अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि अगर किसी के पास पावर है, किसी के पास पैसा है, तो उसको इज्जत मिल रही है, इसका मतलब लोग उसको खुद आगे बढ़ कर इज़्ज़त दे रहे हैं, झुककर सलाम भी कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जमा भी होंगे, उसके साथ प्रोटोकॉल देंगे उसको इधर उधर फिर टुर के। अब जो आम कोई एक बंदा, जो यंग नौजवान लड़का या लड़की उसको देख रही है, तो उनको ये जहन में आता है कि ये इज़्ज़त है। अब उनका कॉन्सेप्ट भी ये बन गया कि भाई हमें भी यही चाहिए, इज़्ज़त इसको मिली, हमें भी ज़रूर करें। मैं उनका कॉन्सेप्ट कैसे सही ज़रूर करें। वो अगर देख रहे हैं ना कि ये
मैं कहता हूँ कि जैसे सरकार वैसा साहब ने कहा है कि उन लोगों की तारीफ मत करो जिनकी आकबत तुम अपने लिए अच्छा नहीं समझते। उन लोगों की तारीफ मत करो जिनकी आकबत तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। थोड़ा और वजाहत कर दीजिए। जैसे कह लें कि अपने दौर का सबसे ताकतवर, पैसे वाला और मशहूर इंसान फिरौन था। हाँ, और अभी तक जिल्लत का मारा है। हाँ, तो उसकी लाश आज भी नुमाइश उसकी है। महफूज है, और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इसको इसलिए मैंने महफूज कर दिया ताकि दुनिया इससे इबरत हासिल कर सके, ता क़यामत जलील होगा। ता क़यामत वो पड़ी रहेगी। ये अल्लाह का हुक्म है। तो ये अब देखें कि आपका नाम किन लोगों में बज रहा है। अल्लाह ताला अगर आपको कोई पावर देता है, कुछ शोभा देता है, आप यहाँ बैठी हुई हैं, अल्लाह ने ये भी एक पावर दी हुई है आपको। इस पावर को आप खल्क़े खुदा के लिए कितना अच्छा इस्तेमाल करती हैं, ये अब आपके ऊपर है। इस शोबे को जो भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अफ़ज़ाइयाँ देता है, जितने मशाइख कराम हैं, इनको नेचुरली एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि बुज़ुर्गों ने काम किया होता है और बुज़ुर्गों के नाम की वजह से उनको आगे फ्री में मिल रही होती है इज़्ज़त, है ना जी। कि जी आपका बड़ा अच्छा जी पीछे से फैमिली आ रही है, आप फलाना बिन फलाना बिन फलाना है, आपके हाथ दस्तबोसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये तो हो गया, अब इसको उसने इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पे पता चलेगा इज्जत है क्या। अच्छा, हम अपने बच्चे को कैसे सिखाएं कि अगर कोई बंदा जो बड़ी गाड़ी में आपके सामने आके उतर रहा है तो तुमने उसको झुका सलाम नहीं करना। अब गाड़ी में से तो लोग उतरते हैं जो बड़े यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज़ या टिकटॉकर्स जिसके पास पावर भी है, इक़्तिदार है। अब वो उतरता है, उसके इर्द गिर्द 1000 बंदा आ जाता है उसको सलाम करने के लिए, उससे सेल्फी लेने। अब उस 1000 बंदे की जो मेंटालिटी है उसको कैसे ठीक करें कि भाई वो बच्चों पे बड़ा असरअंदाज होता है जी, बड़ा असरअंदाज होता है इसके ऊपर। ये मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को ना एक फेथ देने की ज़रूरत है, सिर्फ एक फेथ, और वो फेथ ये है कि देयर इज़ आफ्टर लाइफ। यहाँ से जाने के बाद भी एक ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली, ना ख़त्म होने वाली, और जो कुछ यहाँ कर रहे हो अगली दुनिया में इसका जवाब भी देना तुमने। तो जब कभी किसी चीज़ की तरफ बच्चे राग़ब हो रहे होते हैं ना, तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव बच्चों को ज़रूर बताएं कि ये सिर्फ मशहूर होना, अब बुराई में मशहूर होना ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं होती। ये मशहूर हो गए हैं आप, ठीक है, आपको दुनिया जानती है। कितने लोग होंगे जी जो शायद इसलिए भी फॉलो करते हैं कि उसको देख के तो आपको शायद इज़्ज़त नहीं फ़ील होती, लुत्फ़ आ रहा होता है, उसका कंटेंट देख के आप हंस रहे होते हैं, लुत्फ़ आ रहा होता है, लेकिन इज़्ज़त नहीं आप कर सकते। जैसे इज़्ज़त इंसान अपने माँ बाप की करता है, नेचुरली मिलती है। बचपन में तो सबसे पहले इज़्ज़त उसको मिलती माँ बाप की नज़र में है। माँ बाप को इज़्ज़त करते देखता है, माँ बाप उसको इज़्ज़त सिखाते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं। मोहब्बत और इज़्ज़त का बड़ा एक कनेक्शन है जी। कहते हैं कि इज़्ज़त तो आगे के एहतराम आ गया आपकी, फिर ये इज़्ज़त जो है ये मोहब्बत बन जाती है, और ये मोहब्बत फिर एक मवद्दत भी बन जाती है। मवद्दत का मतलब है कि अब आपके लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं है, एहतराम भी बीच में शामिल है। हम अपने बुज़ुर्गों से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते, क्योंकि मोहब्बत की डेफिनेशन तो बच्चे से भी मोहब्बत होती है, आपको माँ को होती है, तो बुज़ुर्गों से मवद्दत होती है, एक इज़्ज़त भी होती है, मोहब्बत भी होती है और मवद्दत भी होती है कि एहतराम भी साथ में आता है। तो असल इज़्ज़त वो वाली है जिससे आपके दिल में मोहब्बत भी पैदा हो और मवद्दत भी पैदा हो, कि आपके लोग सिर्फ जय जयकार नहीं कर रहे हैं, आपको दिल से मान रहे हैं, आपकी दिल से इज्जत कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं आपके साथ। और अगर ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो वो स्पॉइल ना करें खुदा के लिए, कम अज़ कम अल्लाह ताला की इस नेमत को समझें। नेमत को नेमत के तौर पर इस्तेमाल करना नेमत का शुक्राना होता है। आप ये समझते हैं कि शायद मैंने कमाया है, शायद मैंने ही ऐसा किया है, मेरी ताकत थी, मेरा ये था, वो आपके अंदर अना पैदा करेगा, आपके अंदर गुरूर तकब्बुर पैदा करेगा। ये जितनी भी फेम नेम गेम की सारी जितनी बातें होती हैं, मोस्टली लोग इसको अपना हक समझते हुए इसके अंदर अना और वो एक घमंड पैदा हो जाता है उनके अंदर, और वो बोलता है उनकी ज़ुबान से घमंड।
तो कहते हैं कि फलदार दरख्त जितना भी फल वाला हो जाए वो उतना झुकना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह वाले जो लोग हैं ना, जिनके ऊपर जितना फल लगता है वो उतने झुक के बात करते हैं, अदब से बात करते हैं, गुरूर से नहीं करते। ये शुक्राना है कि अल्लाह ने मुझे ये इज़्ज़त अता की और झुक जाओ। अच्छा काशिफ साहब, क्या माड़े बंदे की कोई इज्जत नहीं होती? ब्रेक के बारे में बताइएगा, फिर उसके बाद ही डिटेल में बात करते हैं कि जी, क्या बिल्कुल। माड़ा जो बंदा होता है उसकी कोई इज्जत नहीं है माशरे में? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इज्जत वाला जिल्लत वाला, इसके बारे में बात कर रहे थे। मैं काशिफ साहब से पूछना चाह रही थी कि ये जो माड़ा बंदा होता है, ये पहले तो ये कि ये होता कौन है, और क्या माड़े बंदे की इज्जत नहीं होती? कि अगर माड़ा बंदा कोई साइकिल पे कहीं जा रहा है, ठीक है, तो या मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा है, ठीक है, कोई मुंह नहीं लगाएगा। वही बंदा अगर उठ के किसी अच्छी गाड़ी से उतर जाएगा ना, तो एकदम से लोग उसको उठ के पूछना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा कि माड़ा बंदा जो है ये जो इज्जतदार होता है है कि ना जी, माड़ा बंदा, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, ओए होए, अल्लाह ताला ना माड़ा बंदा पैदा करता है, गरीब आदमी पैदा करता है। गरीब अमीर का इम्तहान है कि अगर अमीर अपनी दौलत में से गरीब का हिस्सा नहीं निकाल रहा, तो अमीर इस बात पे पकड़ा जाएगा तूने गरीब की मदद क्यों नहीं की। मैंने तुझे ताकत दी थी, पैसे की ताकत दी थी, मैंने तुझे ताकत दी थी, शोहरत की ताकत दी थी, बता तूने मेरे गरीबों के लिए क्या किया है। इतने कीमती गरीब हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह ताला मुझे गरीबों के साथ उठाए रोज़े महशर। इतने कीमती होते हैं। तो ये जो कम पैसे वाले, छोटी सी दुनिया बसा के साइकिल पे चलने वाले बरीक सा बाबा सुबह सुबह अजान देने चला जाता है, और अब आप यकीन करें कि मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं ना, तो इस्लाम की बहुत सारी हकीकतें इन गरीबों ने महफूज की हुई हैं। बहुत सारी हकीकतें आज भी नमाज पढ़ने वालों में ज़्यादातर गरीब लोग मौजूद हैं। आज भी लोगों का ख्याल करने में गरीब लोग आज फिर पहले मौजूद हैं। इतने पैसे दुनिया के पास, इतनी शोहरतें, इतनी इज़्ज़तें, लेकिन गरीब आदमी जो है ना, वो उसका दिल अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा रखा और कहा कि तुम्हें इसलिए मैंने ये दिया है कि तुमने इसकी मदद करनी है। हालांकि अल्लाह चाहे तो उसको भी अमीर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है। ऐसे ही इसका मतलब माड़े बंदे की भी इज्जत एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, देनी चाहिए उसको। कि आप, वो एक बुज़ुर्ग थे जी, नमाज पढ़ के निकले तो उनके साथ उनके अहबाब थे। तो आगे देखा कि एक शख्स ना वो कूड़ा उठा रहा था, बड़ा थाल था वो, तो उठाया नहीं जा रहा था। वो बुज़ुर्ग ना फटाफट गए और जाके उन्होंने ना उसके साथ मदद की और उसका कूड़ा उठवा के उसके सर के ऊपर रख दिया। अब जितने मुरीद उनके साथ है, हुजूर ये क्या किया आपने, उसके मैले कपड़े, कूड़ा कचरा करकट ये सारा तो आप हमें बताते, हम उठा देते, तो ये तो साफ़ सुथरा भी नहीं है। आपने कहा हाँ जो तुम कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन ये इस बात का शुक्रिया है कि या अल्लाह तूने मुझे ये नहीं बनाया, मुझे तूने ये बना दिया। वाह। तो मुझे याद है एक दफ़ा ना सरकार भाई साहब ने नई नई गाड़ी ली, 86-87 की बात थी। तो मेरे चचा गाड़ी चला रहे, मैं पीछे बैठा हुआ। तो वो गुलशन रावी की बारीक बारीक छोटी छोटी गलियां में हम लोग फेरे थे, तो एकदम से ना एक वो गधा गाड़ी आई और वो नई हमारी होंडा सिविक में आके ठुक गई, दरवाजे में डेड पड़ गए। और वो चाचा मेरे एयरफोर्स में थे, उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा, एकदम से उन्होंने गाड़ी रोकी और हैंड ब्रेक खींची और दरवाज़ा खोला ना, तो सरकार साहब ने ना हाथ पकड़ लिया। आपने कहा वो जाओ इसको जाके ना माफ़ी मांग के उससे। वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा एक तो हमारी गाड़ी इसने ठोक दी है और आप कह रहे हैं कि माफ़ी भी मैं ही से मांग के आऊँ। तो आपने कहा ये शुक्राना है इस बात का कि अल्लाह ने तुम्हें गधा गाड़ी पे नहीं बिठाया हुआ, तुम्हें यहाँ पे गाड़ी पे बिठाया हुआ है, वरना तुम्हारे अंदर क्या ऐसे औसाफ हैं कि तुम गधा गाड़ी पे नहीं हो सकते थे। तो इंसान को ये बात समझनी चाहिए, ये चलते फिरते आपके लिए जो है ना ये वजीफ़े हैं, ये गरीब जो लोग हैं, कि आप अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे बना सकते थे, आपको किसी गरीब के घर पैदा कर सकते थे, आपको किसी कम नादान बंदे के घर पैदा कर सकते थे, आपको इतनी शोहरत दी, इतना नाम दिया, इतना काम दिया, एक घर दिया, अच्छी ज़िंदगी दी। शुक्राना अदा करो अल्लाह ताला का, इस पे गुरूर मत करो। वाह। अच्छा, ये ज़िल्लत के ऊपर भी मैं बात करूँगी, उससे बचने के लिए ज़िल्लत से क्या क्या काम करने पड़ेंगे?
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ फरमाई है कि ज़िल्लत से बचना चाहते हो, लालच ना करना। लालच तुम्हें जलील कर देगा। किसी भी किस्म का लालच हो, शोहरत का हो, पैसे का हो, जिसका भी हो, जो जो चीज़ों की ज़िंदगी में आप लालच करते हैं ना जब कभी, तो आपको ना, अच्छा ये एक मज़े की बात है कि घंटी बजती ज़रूर है कि आप लालच कर रहे हैं आपके अंदर। अच्छा, घंटी एक बजती है कि ये ना लालच करे, लेकिन इंसान ना खुद गर्ज हुआ होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ लालच, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मुझे ज़्यादा काम मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वो मैं चीज़ों से ज़िंदगी के अपने अदवार से गुजरा हूँ ना कि अब मुझे कहीं पे फील हो जाए ना कि लालच आ रही है, मैं भाग जाता हूँ, मैं उठ के भाग जाता हूँ वहाँ से कि कहीं मेरे ना कान दोबारा मुझे ना फंसा ना दें इसमें, किसी भी किस्म का लालच हो। जब इंसान के अंदर से लालच ख़त्म होता है ना तो फिर समझें कि जलालत भी उसकी ख़त्म हो गई है। अच्छा, आजकल शोहरत की लालच में भी क्या क्या हो रहा है, अल्लाह की कसम। लोग जलील कर रहे हैं अपने आप को, अपनी तहकीर कर रहे हैं। जो कुछ सोशल मीडिया पे कि अब क्या करें उस लाइमलाइट में रहने के लिए, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, जिस तरह भी पहुँचे हैं गलत सही करके, अब क्या करें, अब करने को कुछ है नहीं, तो वो करेंगे जो बिल्कुल ही वाहियात हो जाएगा सारा काम। जहाँ पे आपको इज्जत की भी अपनी का नहीं रह जाता, वकार का भी नहीं रह जाता, कि अब हम अपनी सारी वो जो बाउंड्रीज हैं वो तोड़ के वो करना चाहते हैं कि हम सरवाइव करें, ये टॉप पोजीशन हम सरवाइव करें। अब देखें ना, ये भी इज्जत की आड़ में ही है ना कि मतलब डेटिंग के ऊपर अब शोज आना शुरू हो गए हैं। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि डेटिंग कैसे करनी है, लड़कियों को सिखाया जा रहा है कि नंगे कपड़े कैसे पहनने, वल्गैरिटी कैसे प्रमोट करनी है। कोई माँ बाप, कोई शरीफ घर के अच्छे लोग कि अपनी बेटियों को ऐसे कपड़े या लड़कों के साथ ऐसी डेटिंग चीजें अलाउ करेंगे। अब हम अपनी इस औकात पे आ गए हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी बेटियों को इस चीज़ की इजाज़त भी दे रहे हैं कि माशरे के सामने जाओ, जाके सिखाओ तो सही कि डेट कैसे होती है, एंड पीपल लर्निंग, पीपल इंजॉइंग। अब यकीन करें जितने बुरे लोग बात कमेंट भी कर रहे हैं उसके ऊपर, मगर वो देख तो रहे हैं। तो क्या इस शो को इज्जत मिल रही है, आप मुझे बताएं। आप बेहतर जानती हैं कि इज्जत मिल रही है कि जिल्लत मिल रही है, मशहूरी मिल रही है। और देख क्यों रहे हैं, चाहे बुरे पहलू के लिए देख रहे हैं, मैं कहती हूं क्यों देख रहे हैं। आधी से ज्यादा दुनिया ना बुराई चाहती है। देखिए, अच्छा, कोई ये भी इसलिए देख रहा होता है कि देखे तो सही हो क्या रहा है, भाई क्यों देखें, ये बताए ना मुझे। जी हाँ, मैंने आपका अंदर का नफ्स देख रहा होता है। देखिए शोज मैंने नहीं, हर इंसान के अंदर का जो होता है ना, वो एक गलत सही का उसके अंदर जो कीड़ा होता है, वो नफ्स का जो जिसको कहते हैं बुखार होता है उसको, कि वो नफसानी ख्वाहिशात। ये दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जो सारी गलत इंडस्ट्री बनी पड़ी हुई है जिसके नाम बड़े हैं, तो वो क्यों बनी हुई है? सही बात है। लोग देखते हैं तो वो बनी हुई है। इतनी वेबसाइट गलत किस्म की बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? उसके ऊपर लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की सब्सक्रिप्शन चल रही होती हैं, क्यों दे रहे हैं उसको? वो गलत देखना चाहते हैं, गलत रहना चाहते हैं, गलत सोचना चाहते हैं, गलत दुनिया में रहना चाहते हैं, नफ्स की पैरवी करना चाहते हैं। तो जब इस रास्ते के ऊपर चलेंगे तो आगे दलदल है, आगे आपके लिए नुकसान है और आपका बेड़ा गर्क है इसके अंदर। वो कहते हैं अल्लाह ताला जो है ना, वो तो बड़े सबको इज्जत के साथ पैदा करता है। हम बड़ी मेहनत करते हैं उसे तबाह करने के लिए। हम बड़ी मेहनत करते हैं जिल्लत कमाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपका बहुत तरीके से समझाया आपने। एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, हम उसके बाद मिलते हैं आपसे।